हाँ, सो हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर फिजिक्स का पेपर जो कि 2023 में हुआ था। उसके हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से समझेंगे, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को गेन करेंगे और पार्ट बाय पार्ट हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है हमारा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। एंड फ्रॉम द सेम चार्ज, उसी चार्ज ऑब्जेक्ट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोबारा दे रखा है 16 न्यूटन पर कूलम। हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होगा तब ये वाली फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, हमें ये पता भी है कि कूलम्स लॉ क्या आता है। कूलम्स लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज द चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज एंड K इज़ द कांस्टेंट। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें। तो एक पॉइंट चार्ज हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो Q है ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ उससे 4 मीटर की डिस्टेंस पे क्वेश्चन जो हमें बता रहा है वो लिख रहे हैं हम बस। 4 मीटर की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ना वो हमें दे रखी है 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब वही सेम चार्ज है, यही सेम चार्ज जो है उससे हमें 16 न्यूटन पर कूलम की इंटेंसिटी मिल रही है। तो हम यहाँ पे वही सेम चार्ज से हम ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है 16 न्यूटन पर कूलम। और या फिर हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है ये 16 न्यूटन पर कूलम। अब सबसे पहले हमें ये जानना है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है ये। हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमने ये वाली फील्ड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि है r, या फिर ये वाली फील्ड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है q से जो कि है r डैश। अब हमें कौन सी फील्ड का वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये जानना मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम इसे देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 9 न्यूटन पर कूलम, और वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये जो हमें फॉर्मूला है गिवन, हमें पता है, उससे हम देख सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस कम होगा। तो जो हमारी 16 न्यूटन पर कूलम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है 9 कूलम से, तो जो R है वो कम होगा। तो हम ये वाला R कैलकुलेट करेंगे, ये वाला R हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये पिक्टोरियली समझाने के लिए कर रहा हूँ। बस पिक्टोरियली समझा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो वो Q के ज़्यादा पास होगी, कि ज़्यादा दूर नहीं होगी, बस एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हमने ये जान लिया कि वो पास होगा, तो हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये R। तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमें पता चल गया कि फॉर्मूला ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैल्यूज़ दे रखी है हमें। जो फर्स्ट सिनेरियो है तो वो पुट कर देते हैं हम। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है? 9 न्यूटन पर कूलम, और के क्यू की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 4 मीटर हेयर फर्स्ट सिनेरियो के लिए, तो यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हम के क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि के क्यू वैल्यू हमें नहीं पता है। तो वो हो जाएगी 9 इंटू 4 स्क्वायर। ये हमारे पास के क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम
हमें सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 16 न्यूटन पर कूलम, तो हम दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं विच इज़ KQ/R²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू पता है यहाँ, जो कि है 16 न्यूटन पर कूलम। KQ की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी, तो हम KQ लिखेंगे 9 × 4²/R²। और हमें क्या फाइंड करना था, 16 न्यूटन पर कूलम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पे हमें R फाइंड करना था। तो इस फॉर्मूले से हमें R मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं इस R को, जो कि हमें मिलेगा R = √9 × 4²/16। तो R की वैल्यू हमें मिलेगी 3 मीटर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पॉइंट P है, लाइज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ये होगा मेन पॉइंट हमारा, ऑन इट्स एक्सिस। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज़ प्रोपोर्शनल टू। हमें प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल ही निकालना है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एट अ पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो बताओ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है फॉर अ पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज KP cos θ/R²। यहाँ पे K कांस्टेंट है हमारा, P डाइपोल मोमेंट है और थीटा एंगल है डाइपोल मोमेंट के और लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, जो हमारा क्वेश्चन में मिड पॉइंट है, उन दोनों के बीच में। और R तो डिस्टेंस है और P जो है, जो कैपिटल P है हमारा, वो पॉइंट है। तो हम इसे एक बार पिक्टोरियल समझते हैं क्या बात कर रहे हैं। तो एक डाइपोल बनाते हैं सबसे पहले हम। डाइपोल में क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, और इसका एक मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या किया है कि पॉइंट P लाइज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम मान लेते हैं O है और P जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस पे है। अब वो x कैसे ड्रॉ करें, x डिस्टेंस जो है, जो P पॉइंट है, वो या तो यहाँ माने हम x डिस्टेंस, या फिर यहाँ माने हम x डिस्टेंस, या फिर हम यहाँ माने x डिस्टेंस। इन तीनों में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पॉइंट P है ना, वो ऑन इट्स एक्सिस, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, उसी के एक्सिस पे है। तो एक्सिस तो ये है इसकी, तो यही तो सिर्फ एक ये पॉइंट दिख रहा है हमें जो उसके एक्सिस पे है। तो हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे और बाकी सारे पॉइंट को हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें किस पॉइंट P के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो ये वाले पॉइंट के लिए हम निकाल लेंगे जो कि x डिस्टेंस है मिड पॉइंट से। और सबसे पहले हम एंगल देखते हैं, ये एंगल क्या आ रहा है। तो जैसे कि ये जो डाइपोल है, अगर हम इसे दोबारा बनाएं, जो डाइपोल है हमारा -q टू +q, ये हमारा पॉइंट O है। और हम पॉइंट P दोबारा लें, P को हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये x डिस्टेंस पे है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। अब इसी P पॉइंट को अगर हम यहाँ नीचे ले आए तो ये थीटा धीरे 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 कम होता जाएगा। तो अगर हम पॉइंट P यहाँ लें तो ये जो थीटा डैश होगा ये थीटा से कम होगा, जो हमारा थीटा डैश है वो थीटा से कम होगा। तो उसी तरह इस पॉइंट P को हम यहाँ से यहाँ ले आए
तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए जो हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन है ये, यहाँ पे जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो 0 है। तो हम ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू को अब। तो v इज इक्वल टू के पी कॉस 0 बाय आर स्क्वेयर। तो कॉस 0 हमें पता है 1 होता है, तो v इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वेयर। और यहाँ पे r जो है वो क्या दे रखा है हमें, डिस्टेंस है वो, और डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है x। तो हम r की वैल्यू x पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू के पी बाई एक्स स्क्वेयर, और ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है पोटेंशियल की डिस्टेंस के साथ। तो वो तो हमें दिख रही है साफ साफ, 1/x स्क्वेयर है पोटेंशियल की प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इससे हमने पोटेंशियल का रिलेशनशिप समझ लिया डिस्टेंस के साथ कि वो कैसे बिहेव करता है। और क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा तब हमें पता चला कि एक्सिस पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जब भी हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना नहीं होगा, क्वेश्चन को भी पढ़ना होगा कि वो एक्स डिस्टेंस क्या कह रहा है, एक्सिस पे कह रहा है, परपेंडिकुलर कह रहा है, या कुछ एंगल देके कह रहा है। यहाँ पे एक्सिस पे कह रहा था तो हमारा काम आसान हो गया। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बस हमें क्वेश्चन को आसानी या समझदारी से पढ़ना होगा बस। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या कहा है कि एक करंट है 0.8 एम्पियर फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ये, जिसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 40 ओम, और 1 मिनट तक वो जो करंट है हमारा वो फ्लो कर रहा है। हमें क्या बताना है, हीट प्रोड्यूस बतानी है हमें कंडक्टर में। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो जो हमारे एमसीक्यू आते हैं सेक्शन ए में वो ऐसे ही आसान से आते हैं, बस हमें फार्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमें हीट निकालनी है, और हीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हीट का फॉर्मूला हमें पता है H जो कि हीट है हमारी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो H हमारी हीट प्रोड्यूस है, I हमारा करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है, और T हमारा टाइम है। तो मैं क्वेश्चन में क्या बोला था कि 0.8 एम्पियर करंट है जो फ्लो कर रहा है, 0.8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, 1 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो H आ जाएगा हमारा, जो कि है हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। सो आंसर विल बी 1536 जूल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेल है जिसका EMF है E। वो कनेक्ट कर रखा है हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, और वो करंट I को ड्रॉन कर रहा है सेल से, जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड सेल ड्रॉप टू V, हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है कि जब मैंने रेजिस्टेंस R लगाया तो जो हमारा EMF था उससे हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो V है। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और हमें निकालना इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम पिक्टोरियली बना लेते हैं। तो हमें पता है एक सेल है हमारे पास जिसका EMF E दे रखा है। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम कह सकते हैं कि एक एनर्जी जो हमें सेल या बैटरी प्रोवाइड करता है पर कूलम ऑफ द चार्ज। तो हम EMF E लिख दिया हमने एक सेल का, उससे हम करंट कितना ड्रॉन कर रहे हैं, और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइन करना है। तो ये हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस
अलग से रेजिस्टेंस दिखा दिया इंटरनल रेजिस्टेंस को बताने के लिए, और हमने एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगा रखा है, तो ये हमारा सर्किट बन गया। और करंट कितना ड्रॉन हो रहा था, करंट आई ड्रॉन हो रहा था। अगर हम किरचॉफ्स लूप रूल लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम लूप रूल लगाएं यहाँ पे तो हमें मिलेगा, तो जो हमारा EMF E है वो पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, तो हम क्लॉकवाइज लूप लगाते हैं। तो यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसका एंड पॉइंट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो E हम यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे। और ये R हमारा एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल का फॉर्मूला ओम्स लॉ में क्या बताता है, V = IR। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप मतलब कम हो रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगा। और पोटेंशियल लिखते कैसे हैं, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू हमें दे रखी है I, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है स्मॉल r। अब वही हम लूप जाते 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 इस कैपिटल R पे आएंगे, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, पोटेंशियल ड्रॉप हम लिखते हैं I टाइम्स R, यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा, और = 0। ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। तो इससे हमें EMF का फॉर्मूला मिलेगा, E = I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और E = हम लिख सकते हैं IR प्लस IR। और हमें पता है कि ये IR को हम लिख सकते हैं V, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो ड्रॉप टू V हो जाएगा जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाएंगे। तो हमारे पास V आ गया, तो EMF E = V प्लस IR। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमें लेकिन निकालना क्या है, हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम पुट करते हैं कि इसी जो इक्वेशन आई है हमें इसे थोड़ा फेरबदल करते हैं। तो हम लिखेंगे IR = एप्सिलॉन माइनस V। तो ये I नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन माइनस V बाय I। और वी नो दैट I = V बाय R, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा R क्या आएगा, हमारा R आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस V बाय V टाइम्स R। तो ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन D मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन D आंसर हो गया। तो हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमें बोल रहा है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, बीम ऑफ प्रोटॉन है, वो पैरेलली मूव कर रहे हैं ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। तो हमसे पूछा गया है कि वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, या तो ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे, या फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो स्पीड ऑफ द बीम पे डिपेंड करता है। तो हम बेसिक से चलते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ ऑफ देम आर चार्ज पार्टिकल, और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या इंटरेक्शन होगी उनकी, वो हमसे पूछा है। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड वाली डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो हमें पता है कि जब
करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि जो प्रोटॉन से हमारा करंट आया है वो राइट हैंड साइड जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन से करंट आ रहा है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, और पैरेलल है वो एक दूसरे के। तो जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है और पैरेलल होते हैं वो, तो वो दोनों रिपेल करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं, पर जो करंट है उनके वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड वी नो दैट व्हेन करंट, टू पैरेलल currents are moving in opposite direction then they repel each other। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बस हम इसके लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि जो पॉजिटिव प्रोटॉन है हमारे वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वही डायरेक्शन करंट की होती है। तो और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होता है। और फिर हमें ये पता ही था कि जब दो पैरेलल करंट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों तो वो रिपेल करेंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में होते तो वो अट्रैक्ट करते। पर हमारे क्वेश्चन में वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिपेल करेंगे। तो क्वेश्चन 6 का डिस्कस करते हैं हम, जिसमें हमें बताया गया कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस a है, करंट वो I कैरी करता है, और करंट जो कि है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। ये हमारा मेन पॉइंट बनेगा। जब भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट मिले तो उसको समझो कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारा, इससे ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आगे जाके। तो हम निकालना क्या है? हमें निकालना है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट डिस्टेंस दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड B2 एट डिस्टेंस दिस। तो हम सबसे पहले ड्राइंग कर लेते हैं, अपनी ड्राइंग बनाते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं इसे ताकि पिक्टोरियली हम समझ पाएँ कि हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमारा वायर है जिसका रेडियस हमें क्या दे रखा है? जिसका रेडियस हमें दे रखा है a, और हमें गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें a/2 पे निकालनी है। तो a/2 हम ये मान लेते हैं, ये a/2 डिस्टेंस है, और एक डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, या फिर हम अलग कलर से ये बना देते हैं इसे ताकि समझ पाए हम। तो हम ये डिस्टेंस होगा हमारा 2a, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में हमसे दो डिस्टेंस पूछे, एक a/2 और एक 2a। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप बना देते हैं। एम्पीरियन लूप बनाते हैं a/2 पे, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा a/2 के लिए एम्पीरियन लूप है। तो हम इस एम्पीरियन लूप में करंट कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर हम मान लेते हैं करंट I है, और क्वेश्चन में हमें जो हमारा वायर है उसमें करंट दे रखा था कैपिटल I, और हमें बताया गया है कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। तो इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाले स्टेटमेंट से, कि रेशियो ऑफ स्मॉल I जो हमारा एम्पीरियल लूप बना रेडियस a/2 का, बाय कैपिटल I जो हमारा करंट I है वायर में, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दैट्स क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? पाई a/2 होल स्क्वायर बाई पाई, पहले वाले का रेडियस क्या है a²। तो क्रॉस सेक्शन हमें पता है क्या होता है, पाई r²। तो ये स्टेटमेंट जो मैं बता रही है कि करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, तो उससे हम रेशो निकाल सकते हैं I/I की, क्योंकि वो उन दोनों की रेशो पे इक्वल होगा। तो इससे हमें स्मॉल I की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्मॉल I इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा स्मॉल I इज इक्वल टू I/4।
हमें ये मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हम निकालते हैं एम्पीरियल लूप 1, ये जो 1 लूप है हमारी छोटी वाली, इससे मैग्नेटिक फील्ड B1 निकालते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें पता है क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ हमें कहता है कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पे B है B1, हमें क्वेश्चन में गिवन है B1 वैल्यू है a/2 रेडियस पे, सो B1 टू पाई, रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस है a/2, म्यू नॉट आई की वैल्यू हमें पता है I/4 है, तो इससे हमारा B1 क्या आ जाएगा, इससे हमारा B1 आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 πa, तो हमारे पास B1 की वैल्यू ये आ गई। तो अब हमें B2 निकालना है। अब B2 निकालने के लिए क्या करें, B2 निकालने के हम एक और एम्पियरियल लूप बनाएंगे जिसका रेडियस होगा 2a, क्योंकि हमें डिस्टेंस 2a पे निकालना है ना B2, तो हम एक एम्पियरियल लूप बनाते हैं जिसका रेडियस होगा 2a, तो ये हमारा एक और एम्पियर लूप हो गया जिसका रेडियस हमें दे रखा है 2a है। तो इसके अंदर करंट क्या इंक्लोज होगा, इसके अंदर करंट तो आई ही इंक्लोज होगा, तो हमें अलग से कोई स्मॉल आई टाइप करंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं लूप 2 के लिए। तो अगर हम लूप 2 में, जो हमारी ये लूप 2 बनी है एम्पियर लूप 2, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो क्या होगा, तो इसमें अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं लूप 2 में, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अब हम लूप 2 में लगा रहे हैं ये एम्पियर सर्किटल लॉ, तो लूप 2 में मैग्नेटिक फील्ड क्या थी B2, और रेडियस क्या होगा इसका 2π2a, रेडियस हमें 2a दे रखा है उस लूप का, क्योंकि और जो आई है हमारा वो कितना कंटेन है, उसके अंदर पूरा कंटेन आई ही कंटेन है। जो हमारा लूप 2 है ये, इसमें जो पूरा करंट है वो आई ही तो है, क्योंकि ये वायर में ही होगा ना जो करंट, ये जो ब्लू से हमने जो वायर बना रखा है ये, इसमें ही करंट है बस, तो इसमें ही करंट है बस, तो वो टोटल आई ही है। तो लूप 2 में हमने कैपिटल आई लिया, लेकिन लूप 1 में वो तो हमने लूप 1 जो पिंक से यहाँ पे अंदर बनाया था, तो इसमें तो पूरा आई कवर नहीं हो रहा, इसलिए हमें स्मॉल आई कैलकुलेट करना पड़ा था लूप 1 के लिए। लेकिन लूप 2 में तो हमें पूरा कैपिटल आई मिल रहा है, तो उसमें कुछ अलग से कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पूरा का पूरा कैपिटल आई लिख दिया। तो हम B2 की वैल्यू देखें तो वो आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 4πa, तो हमारे पास B2 की वैल्यू भी आ गई है और B1 की वैल्यू थी हमारे पास, तो इन दोनों का रेशो निकालना है हमें, तो रेशो निकाल देते हैं। तो हमारा रेशो हो जाएगा B1 बाय B2 इज़ इक्वल टू, ये दोनों सेम ही हैं तो इनका रेशो आ जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बस लूप देखनी थी कि लूप हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 लूप बनाने थे हमें, एक a/2 डिस्टेंस के लिए और एक 2/2a डिस्टेंस के लिए, और उसमें जो करंट आ रहा था वो लिखना था, और फिर हम वैल्यू पुट करके एम्पियर सर्किटल लॉ में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते, फिर उनका रेशो निकाल दिया। तो हमने इस तरीके से इक्वेशन 6 सॉल्व कर लिया। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, E and B represent the electric and the magnetic field of an electromagnetic wave respectively। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसे दी जाती है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है
उससे परपेंडिकुलर तो होते हैं दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन से, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से, और ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम कैसे हम बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? तो जो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ई क्रॉस बी का, तो उससे हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो ई क्रॉस बी है वो ई से भी परपेंडिकुलर है, और ई क्रॉस बी है वो बी से भी परपेंडिकुलर है, और जो ई क्रॉस बी है इन दोनों से परपेंडिकुलर है, तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ray of monochromatic light is propagating in air and it incident on the surface of water. So which of the following will be same for reflected and refracted wave? तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी और रिफ्रैक्टेड वेव के लिए भी। तो इसका आंसर तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वेव की, जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है। तो वो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी और रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी सेम रहेगा। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहता है, क्योंकि जो स्पीड है जब हम सरफेस चेंज कर रहे हैं, वाटर में जा रहे हैं, तो स्पीड चेंज हो जाएगा एयर के कंपैरिजन में। उसी तरह एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, और जो स्पीड चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो हमें एक बीम ऑफ लाइट गिवन है जो कि एयर से एक मीडियम में जा रही है, और मीडियम में उसकी स्पीड और वेवलेंथ हमें गिवन है जो कि ये है। हमें वेवलेंथ बतानी है एयर में क्या होगी। तो हमें 2 मीडियम दे रखे, एयर और एक मीडियम, एक एयर दे रखा है और एक हमें मीडियम दे रखा है। हमें मीडियम के लिए स्पीड पता है और वेवलेंथ पता है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और फ्रीक्वेंसी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियम में होगी वही फ्रीक्वेंसी हमारी एयर में होगी, तो उससे हम वेवलेंथ भी निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम की ही, जो हमें गिवन है। हमें मीडियम में गिवन है स्पीड। स्पीड हमें गिवन है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें वेवलेंथ गिवन है 230 नैनोमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 230 × 10⁻⁹ मीटर। अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता ही है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू स्पीड s बाय वेवलेंथ लैम्डा। तो वही हम पुट करेंगे 1.5 × 10⁸ बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू 230 × 10⁹ तो इससे जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 6.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियम के लिए आई है वही फ्रीक्वेंसी हमारी एयर के लिए होगी। तो हमें एयर के लिए फ्रीक्वेंसी पता है जो कि है 6.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करनी है एयर के लिए। तो
हमें लैम्डा फ्रीक्वेंसी पता है, लैम्डा कैलकुलेट करनी है, तो हमें फॉर्मूला पता है उसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे ताकि हम सॉल्व कर पाएँ लैम्डा के लिए। तो हमारा लैम्डा कैसे क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। तो जब हम लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा, सी क्या होता है 3 × 10⁸ जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, और न्यू हमने जो निकाला था अभी वो है 6.5 × 10⁻14। तो हमारा लैम्डा आ जाएगा 460 × 10⁻⁻9 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 460 नैनोमीटर। तो हमारा लैम्डा आ जाएगा 460 नैनोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो हमने फ्रीक्वेंसी के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने से ये वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इससे हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स does not exhibit the emission of electron from its surface when radiated by visible light। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा है कि होगा कि नहीं होगा इनमें से किस मेटल के लिए। तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर सी कैडमियम, इसका जो वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो कंपैरेटिवली हाई होती है बाकी तीनों से। तो जो हमारे विजिबल लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक होना इसमें मुश्किल है। तो इसका आंसर हमसे ये पूछा है कि डज नॉट एग्जिबिट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम होगा आंसर, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बाकी तीनों से ज़्यादा है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ हाइड्रोजन एटम which makes a transition from n equal to 5th to n equal to 1 orbit, and the wavelength of that photon emitted is lambda। तो हमें कहा गया है कि पहले हम ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे एनर्जी लेवल्स हैं n equal to 1 2 3 4 and 5। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि जब भी जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो n equal to 5 से n equal to 1 तक ट्रांजिशन करता है तो वो लैम्डा वेवलेंथ एमिट करता है, फोटोन लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन एमिट करता है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वेवलेंथ बताओ उस फोटोन की जो एमिट होता है जब हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन करता है n equal to 5 से 2 तक का। तो हमसे पूछा है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो n equal to 5 से 2 पे ट्रांजिशन करेगा तब कौन सी वेवलेंथ वो एमिट करेगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें वो लैम्डा के टर्म में है ऑप्शन सारे के सारे, तो हमें लैम्डा फाइंड आउट करना होगा। जो ये वाला लैम्डा है हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन से, फिर उसी के मल्टीपल में हमें ये वाली लैम्डा मिलेगा वेवलेंथ। तो हमें n पता है, n का जो ट्रांजिशन है 5 से 1 पे हो रहा है, तो हम इससे जो डिफरेंस है इन एनर्जी लेवल का वो निकाल सकते हैं। डेल्टा ई एनर्जी लेवल 5 के और 1 के बीच में जो है डिफरेंस वो निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमें पता है जो कि है डेल्टा ई विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल इज इक्वल टू -13.6 into 1 by n2 square minus 1 by n1 square। और यहाँ पे n2 n1 क्या होंगे, तो जो हमारा फाइनल ऑर्बिट होता है ना, जो हमारा फाइनल ऑर्बिट है वो हमारा n1 है यहाँ। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, n2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा डेल्टा ई क्या आएगा,
इस ट्रांजिशन के लिए n की ट्रांजिशन 5 से 1 के लिए हमारा डेल्टा ई आएगा -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इनमें, n2 की वैल्यू 1, n1 की वैल्यू 5, तो हमारा ये डेल्टा ई आ जाएगा। तो हमसे डेल्टा ई तो पूछा नहीं, हमें तो लैम्डा निकालना है ना। ये जो लैम्डा हमें दे रखा है, ये वाले लैम्डा की वैल्यू आखिर क्या होगी, तो लैम्डा निकालते हैं हम। तो एनर्जी और लैम्डा का क्या रिलेशन है, हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई है, उसको हम लिख सकते हैं h न्यू, और हमें पता है न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। हमने डिस्कस भी किया था अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो जब हम यहाँ पुट कर देंगे इस न्यू की वैल्यू, तो और रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा hc बाय डेल्टा ई। और लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ मॉडुलस लगा देंगे ताकि नेगेटिव लैम्डा हमें ना मिले। तो ये हमारा लैम्डा का फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू है, यही पुट करना है। एच और सी तो कांस्टेंट है हमारे, जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, तो वही हम पुट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.26 इंटू 10⁻⁻34, c the speed of light which is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा ही हमारे पास निकला हुआ है which is 10.2 -10.2, बट यहाँ पे हमने मॉडुलस लगा रखा है ना, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें वो कन्वर्ट करनी होगी जूल में। और जब कन्वर्ट करने हो तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 114.9 नैनोमीटर। दिस इज़ आवर लैम्डा वैल्यू। ये वाली जो लैम्डा वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू जो आई है हमारी, वो है 114.9 नैनोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये वैल्यू थोड़ा ना पूछिए, हमसे तो ये वैल्यू पूछिए। अब ये वैल्यू कैसे निकालें हम, तो ये वैल्यू के लिए हमें पता है कि n क्या है, n एक 5 है यहाँ पे और एक 2 है यहाँ पे। तो यही जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे हम, तो उससे हमारा ये वाले ट्रांजिशन का डेल्टा ई आ जाएगा। तो पुट करते हैं, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला हम जब सेकेंड ट्रांजिशन के लिए पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6 1/2 स्क्वायर -1/5 स्क्वायर। जो भी हमारा ट्रांजिशन का लेवल है ना, जो ग्रेटर है, जैसे 5 यहाँ पे ग्रेटर था 2 से, तो वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, क्योंकि वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो जो हमारी ये पूरी टर्म है ना, ये पॉजिटिव हो जाती है। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन का जो लेवल है वो पहले लिखना है हमें, और या फिर हम कह सकते हैं कि इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो जो भी बड़ा होता है उसके साथ हम नेगेटिव साइन लाते हैं, ताकि हमारा एज अ होल पूरा पॉजिटिव आ जाए। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे अब, तो हमारे पास डेल्टा ई आ जाएगा सेकेंड ट्रांजिशन के लिए 3.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास ये डेल्टा ई आ गया। अब डेल्टा ई आ गया हमारे पास, तो हम उससे लैम्डा निकाल सकते हैं सेकेंड ट्रांजिशन के लिए। तो वो सेकेंड ट्रांजिशन के लैम्डा को हम बोलते हैं लैम्डा डैश, और हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, विच इज़ hc बाय डेल्टा ई मॉडुलस। अब ये वाला डेल्टा ई जब हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा लैम्डा डैश आएगा, और hc की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम सब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट कर ली,
और यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू भी डाल दी जो थी 0.3.025। यहाँ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है ना, अगर हमने यहाँ मॉडुलस लगाया हुआ है तो यहाँ नहीं आएगा नेगेटिव साइन। तो इसलिए जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमें ध्यान रखना है साइन का भी, जब हम मॉडुलस ना हो, लेकिन यहाँ मॉडुलस है तो हमें साइन देखने की ज़रूरत है नहीं कुछ डेल्टा ई के लिए, लेकिन फिर भी इस स्टेप में हमें साइन लगाना होता है। तो ये हम जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा डैश आ जाएगा 387.5 नैनोमीटर। ये हमारा लैम्डा डैश हो गया जो कि हमें निकालना था। लेकिन अगर हम जब ऑप्शन देखें हम, तो हमारे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हमारे ऑप्शन में जो ये लैम्डा डैश की वैल्यू है, ये सारी लैम्डा डैश लैम्डा डैश लैम्डा डैश लैम्डा डैश, तो ये तो लैम्डा के टर्म में दी हुई है। लैम्डा मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारी वेवलेंथ आई थी इस लैम्डा की टर्म्स में, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वही बस हम थोड़ा मैथमेटिकल सिमुलेशन कर लेते हैं। तो जो हमारा लैम्डा डैश है ना, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम जो ऑप्शन देखें तो 24/7 टाइम्स अगर हम करेंगे लैम्डा को तो हमारा लैम्डा डैश आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मैथमेटिकल स्टेप हम वो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू भी है और लैम्डा की वैल्यू भी है, तो वो मैथमेटिकल स्टेप तो हम कर ही सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें आ रखा है कि जो कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, उसका एक शार्प पीक आता है हीलियम न्यूक्लियाई पे। तो उससे हमें क्या पता चलता है, हम ये जानते हैं कि जिसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, मतलब पीक आना मतलब ज़्यादा वैल्यू ना, तो वो जब ज़्यादा होता है तो उसका मतलब होता है कि जो वो न्यूक्लियाई है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं जिसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू हाई होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो पीक आ रहा है हीलियम न्यूक्लियाई पे, तो हम उससे कह सकते हैं कि जो हीलियम न्यूक्लियाई है वो मोर स्टेबल होगा देन इट्स नेबर, तभी तो वो पीक आ रहा है। तो जो हमारी कर्व होती है बाइंडिंग एनर्जी, पीक का मतलब क्या होता है कि वो नेबरिंग वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसलिए अगर वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा और स्टेबल है। तो हम ऑप्शन डी में हमारा सही होगा जो कह रहा है कि हीलियम न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल देन इट्स नेबर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एक और डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कहा है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसकी नंबर डेंसिटी ऑफ होल इतनी है, तो ये हमारी NH की वैल्यू होगी, और जो नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर तो हमारी Ni की वैल्यू ये हो गई। और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये फाइंड करना है हमें। तो इसका फॉर्मूला हमें पता ही है जो कि है Ne टाइम्स NH इक्वल टू Ni स्क्वेयर। Na is the number density of electron, NH is the number density of holes and Ni is the number density of intrinsic carriers। तो हमें Na निकालना है, तो हम Na जब निकालते हैं तो हम लिख देंगे Ni स्क्वेयर बाय NH। अब बस इन दोनों की वैल्यू हमें पता है राइट हैंड साइड की, वो पुट कर देंगे जो कि होगा 1.2 इंटू 10⁻15, और यहाँ पे होल स्क्वेयर भी है, एंड डिनोमिनेटर में NH की वैल्यू जो कि होगी 4 इंटू 10⁻20। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी Na की वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻9 मीटर इनवर्स क्यूब। तो ये हमारी Na की वैल्यू होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट। हम 14th क्वेश्चन देखें तो ये भी डायरेक्टली थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन ए में एक स्कोरिंग सब सेक्शन कह सकते हैं हम, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें। जैसे हम ये 14 क्वेश्चन देखें तो इसमें हमसे पूछा है कि पीसेस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन, दो मटेरियल है कॉपर एंड सिलिकॉन, इनिशियली वो एक रूम टेम्परेचर पे हैं
और फिर उनको हीट कर देते हैं हम टेम्परेचर T पे। तो कंडक्टिविटी बताओ क्या होगा। कंडक्टिविटी का ट्रेंड बताना है हमें कॉपर और सिलिकॉन के लिए। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कॉपर कौन से मटेरियल का है, सिलिकॉन कौन सा मटेरियल का है। क्योंकि जैसे हम बात करें जो मेटल का केस अगर हम लें, मेटल में जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, जो मेटल की कंडक्टिविटी वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है डिक्रीज़ करती है। तो जब कंडक्टिविटी, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। और वहीं हम सेमीकंडक्टर की बात करें अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें सेमीकंडक्टर में तो कंडक्टिविटी क्या होगा, तो कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज़ करती है। तो अब मेटल सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, हम सबको पता है कॉपर क्या है, कॉपर इज़ अ मेटल। तो कॉपर मेटल वाला ट्रेंड शो करेगा। और सिलिकॉन हम सबको पता है कि सेमीकंडक्टर होता है, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वाला ट्रेंड शो करेगा। तो जब हम कॉपर की बात करें, कॉपर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और सिलिकॉन में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, जिसमें कहा है कि कॉपर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और सिलिकॉन की डिक्रीज़ होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्टली थियोरेटिकल है कि द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज़ ड्यू टू, ये ऑप्शन देखें, मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम थोड़ा ना मूव करते हैं पीएन जंक्शन में, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना सिर्फ मूव करते हैं, होल्स भी मूव करते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ओनली, नहीं जी, होल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस ए सी डी तो गलत हो गए। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो हमें बता रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, पी साइड से एन साइड में, एन साइड से पी साइड में, जब होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके डिफ्यूजन से, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो इसलिए वो मूव करते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो उनका डिफ्यूजन होता है। तो पीएन जंक्शन डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स से होता है। अगर हमें पता भी नहीं होता कि पीएन जंक्शन बनता कैसे है तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं कि ऑप्शन हटा दिए, जैसे हमने अभी ए ऑप्शन हटाया कि डोपेंट एटम की बात तो होती ही नहीं पीएन जंक्शन में, तो वो तो हट गई। और हम जानते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो मूव करते नहीं हैं, होल भी मूव करते हैं उसके साथ। तो ऑप्शन सी और डी भी गलत हो जाएंगे उससे, तो बचा क्या, ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। So the next questions are the assertions and reason. So these were the basic questions. There were 3 questions of like assertion and reason. So what I had done is that कि मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे तो वो कर ही लेंगे, तो वो डिस्कस करने का कुछ बात नहीं बनती है। तो हम मेन क्वेश्चन जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में, लेंदी क्वेश्चंस हैं, उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकें, तो इसलिए जो सेक्शन ए के जो हम असर्शन रीज़न है वो मैंने आंसर लिख दिए हैं, जो कि आप रीड कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन का आंसर ये रहा और 17th का भी यहाँ लिख दिया गया है और 18th का भी यहाँ लिख दिया गया है, असर्शन रीज़न वाला पार्ट। तो हमारा जो सेक्शन ए है वो यहाँ ख़त्म होता है। तो अब हम सेक्शन बी, जो उसमें डिटेलिंग में आंसर करने होते हैं क्वेश्चंस, और कैसे क्या डिटेलिंग करनी होती है, क्या लिखना पड़ेगा मार्क्स लेने के लिए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो हमारे सेक्शन ए पूरा होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।